नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेके आ चुके हैं प्रेमचंद लाइफ एंड टाइम, जिसका एक और हिंदी नाम है कलम का सिपाही। ये आपको इग्नू के कोर्स में मिलता है MEG 14 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे हम कुछ चैप्टर्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर 25 एंड चैप्टर नंबर 33। तो इन सब चैप्टर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले ही शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो कहानी आप सुनने वाले हैं ये एक्चुअली कोई कहानी नहीं है, ये एक एज अ नॉवेल इसको लिया गया है। इसको प्रेमचंद के बेटे ने लिखा था। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रेमचंद डिस्कवर्स द पावर ऑफ हिज पेन, ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें क्या क्या है जान लेते हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों को बताया गया है कि जो प्रेमचंद थे उन्होंने अपने बचपन को कैसे गुजारा था। वो कच्चे पके मैंगोज़ जो आम थे उन्हें तोड़ा करते थे पेड़ों से और खेला करते थे अपने गांव में। और वहाँ पे एक मेल रनर था जिसके साथ वो बहुत कहानियाँ सुना करते थे। अपने बचपन में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। और 8 साल की उम्र में उन्होंने उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि उनको जैगरी यानी गुड़ और शुगर केन यानी गन्ना बहुत ही पसंद था। और इसके साथ साथ जो उनकी माँ थी उन्होंने उसको खो दिया था, अपनी माँ को खो दिया था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी केवल जब प्रेमचंद 13 वर्ष के थे। और इसी दौरान उनको पढ़ने का भी शौक़ जागा था। जैसे वो बहुत प्रकार की कहानियाँ सुना करते थे, जिसमें मैजिक की कहानी थी, सस्पेंस था, रोमांस जैसी कहानियाँ वो सुना करते थे। इस पार्ट में हमको ये भी बताया जाता है कि प्रेमचंद को कैसे पता चल रहा है कि पेन का पावर कितना ज़्यादा है, कलम का सिपाही कौन बन सकता है और लिखने से क्या क्या किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक किस्सा बताया गया है। एक अंकल के बारे में कहा गया है जो थोड़े ख़राब किस्म के व्यक्ति थे, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। तो उन्होंने एक काम वाली औरत जो रोज़ाना पैसा कमाती थी काम करके, उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, उसे मॉलेस्ट किया था। तो इस चीज़ के ऊपर वो लिखते हैं और जिसका रिएक्शन ये पड़ता है कि उस व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे उन्हें पता चलता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ पेन, यानी साहित्य के ज़रिए बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी आते हैं अगले चैप्टर में, जिसका नाम है हैप्पी डेज आर बैक अगेन एट गोरखपुर 1916 बोथ पर्सनली एंड एज अ नेशन। ये चैप्टर नंबर 12 है। अभी इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल इस पार्ट में इसी प्रकार सब कुछ दिया हुआ है। आपको पूरा कोई समरी एग्जैक्ट एकदम पैटर्न वाइज आपको नहीं दिखने वाला है। इसी प्रकार है तो आपको इसी प्रकार नोट्स बनाने होंगे। तो चैप्टर नंबर 12 में ये बताया जाता है कि प्रेमचंद एक सरकारी स्कूल के शिक्षक बन जाते हैं। ही बिकम फादर ऑल्सो। ही नाउ स्टार्टेड राइटिंग इन हिंदी अलॉन्ग विथ उर्दू। हालांकि वो शुरुआत उर्दू में किए थे, मगर साथ ही साथ वो हिंदी में भी लिखना शुरू कर देते हैं। वो अपने फैमिली को बहुत पसंद करते थे और इस जगह पे ये भी मेंशन किया गया है कंट्री एज हिज फैमिली। वो पूरे देश को ही अपना फैमिली मानते थे। एंड ही वॉज टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीज थॉट। तो वो गांधी जी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हो गए थे। वो उनके मूवमेंट्स को फॉलो करते थे। जैसे उस प्रकार जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था उस पे वो काम कर रहे थे, मगर डायरेक्टली नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्टली कर रहे थे। उनके लेखों से ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वो चाहते थे कि लोग अपना सरकारी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जॉब त्याग दे। और उन्होंने भी इस एग्ज़ाम्पल को सेट करने के लिए अपना स्कूल का जॉब छोड़ दिया था, जो कि एक सरकारी जॉब था। और लोगों से ये भी अपील करते थे कि वो फॉरेन प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करे, यानी उन सब चीज़ों का बहिष्कार करे जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में प्रचलित किया जा रहा था। एक और चीज़ जो इस पार्ट में बहुत ही बढ़िया मुझको लगी वो है कि वो हिंदू मुस्लिम के बीच किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहते थे। ही नेवर डिस्क्रिमिनेट विथ एनी मुस्लिम एम्प्लॉय। वो जहाँ काम भी करते थे वहाँ भी कोई इस प्रकार का दुर्व्यवहार उन्होंने कभी नहीं किया। ही ऑल्सो सेंट हिज चिल्ड्रन टू प्ले विथ अदर मुस्लिम चिल्ड्रंस। मतलब वो बाकी अपने बच्चों को भी मुस्लिम बच्चों के साथ खेलने दिया करते थे। अब चले आते हैं अगले चैप्टर में, जिसका नाम है ऑल अबाउट रंगभूमि। ये चैप्टर नंबर 19 है। 19वें चैप्टर में क्या कहा गया है इसे हम देखेंगे।
ये जो टाइटल है ऑल अबाउट रंगभूमि, ये दरअसल एक नॉवेल है जिसको प्रेमचंद ने 1922 और 24 के बीच लिखा था। और इस नॉवेल में हमको गांधी जी के विचारों के साथ उनका जो संबंध है उसे अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाया था। यहाँ पे एक सूरदास नामक एक गरीब और बहुत ही बूढ़ा भिखारी जिसका एक कैरेक्टर इसमें शो किया गया था, और उनके साथ साथ उन्होंने अपने ड्यूटीज़ के भी बारे में बोला था कि एक इंसान जो किसी भी देश में रहता है वो उसे अपनी मातृभूमि से किस प्रकार प्रेम करना चाहिए और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। यानी वो ड्यूटीज़ के बारे में कह रहे थे। सिर्फ राइट से सब कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी होती है। और इसमें ये भी बताया गया था कि किस प्रकार उनके ऊपर साहित्य चोरी का इल्ज़ाम पड़ता है, जिसको अंग्रेज़ी में प्लेगियरिज्म कहा जाता है, और किस प्रकार वो इस साहित्य चोरी के नाम से जो बदनाम होने वाले थे उससे वो खुद को बचाते हैं। अब बात करेंगे गंगा पुष्कर मेला, जो इसी चैप्टर में कहा गया है। वहाँ के वो लिटरेरी एडवाइज़र बनते हैं, मतलब सलाहकार बनते हैं, जो एक पब्लिकेशन हाउस था लखनऊ में, जहाँ उनको केवल 100 रुपये की मंथली सैलरी मिला करती थी। अभी आएंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है प्रेमचंद कॉल्स टू हिज कंट्रीमैन थ्रू हंस एंड अदर राइटिंग टू प्रिपेयर टू फाइट फॉर स्वराज 1930। इस टाइटल के ज़रिए बहुत कुछ समझ में आ जाता है, फिर भी हम डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। इस पार्ट में प्रेमचंद जो दांडी यात्रा हुई थी, नमक आंदोलन, उसके बारे में बताते हैं, जो 25 अप्रैल 1930 में स्टार्ट हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, और उसमें उनको सफलता भी मिली थी। चैप्टर नंबर 25 में आप देख रहे होंगे प्रेमचंद कॉल टू हिज कंट्रीमैन थ्रू हंस लिखा हुआ है। ये हंस असल में उनका एक पीस ऑफ वर्क है, और जिस वजह से उनके ऊपर सिडिशन का चार्ज लगा था। सिडिशन का चार्ज होता है जो देशद्रोही होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। हालांकि उस टाइम प्रेमचंद किस प्रकार देशद्रोही बन गए, क्योंकि वहाँ पे तो गांधी जी भी देशद्रोही थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी देशद्रोही थे, और भगत सिंह भी, क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। अंग्रेज़ों को जो भी लगता था किसी को भी वो देशद्रोही का ठप्पा मार दिया करते थे। हालांकि आजकल भी ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, तो छोड़िए इन बातों को। अभी आते हैं कि उनके ऊपर फ़ाइन लगा था 1000 रुपये का। आज के समय में ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इल्ज़ाम उन पे लगाया गया। और उनकी जो वाइफ थी, शी वॉज ऑल्सो एन एक्टिविस्ट ऑफ नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एक एक्टिविस्ट थी, और उनको भी मूवमेंट के कारण लखनऊ में 20 नवंबर 1930 में अरेस्ट कर लिया गया था। प्रेमचंद चाहते थे कि जितने भी यंग ज़मींदार हैं वो सब यूनाइट हो जाए, एक हो जाए, ताकि देश की लड़ाई और भी ज़्यादा मजबूत हो सके, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सके अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं 33 नंबर चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 33, जिसका टाइटल है प्रेमचंद इज़ डीपली डिस्टर्ब्ड ओवर द वाइडनिंग गल्फ बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। वाइडनिंग का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ, गल्फ यानी कोई खाई। इसी चीज़ को टाइटल से भी आप समझ पा रहे हैं कि प्रेमचंद डिस्टर्ब्ड है अबाउट ये जो खाई बन रही है हिंदी और उर्दू के बीच। इस पार्ट में ये कहा जाता है कि दिल्ली में प्रेमचंद जाते हैं अपने दोस्त जिसका नाम है जितेंद्र, जहाँ पे एक इनाग्रेशन होने वाला है हिंदुस्तानी सभा नामक एक संस्था का एट जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द गल्फ बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। वो वहाँ पे अपने मत को, विचार को स्पष्ट करते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार हिंदी और उर्दू के बीच इतना बड़ा एक गैप बनते जा रहा है। लोग इससे अलग नहीं हो पा रहे, क्योंकि जनरली हम जो विचार करते हैं कि सोचते हैं कि हिंदी असल में हिंदुओं का है और उर्दू जो है वो मुसलमानों का है, मगर ऐसा कोई चीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रेमचंद। वो यहाँ पे कहते हैं कि हिंदी और उर्दू के बीच जो खाई बन रही है, इसके पीछे का कारण केवल और केवल मात्र ब्रिटिशर्स है, जो चाहते हैं कि कुछ नई नई पॉलिसियाँ बनाते हैं जिससे इस प्रकार का खाई बनता जाता है हिंदी और उर्दू के बीच। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि आर्य भाषा सम्मेलन एक होता है जो लाहौर में है, सेम टॉपिक वहाँ पे भी वो उठाते हैं, जहाँ पे वो हिंदी और उर्दू के बीच का डिवीज़न बताते हैं। एंड ही ट्राइड टू यूनिफाई ईच एंड एवरी वन, मतलब यूनाइट करना चाहते हैं भारत के हर व्यक्ति को, और वो
उसमें सक्सेस पाते हैं कि नहीं वो हम लोग तो देख ही रहे हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली तो सक्सेस मिला नहीं था। प्रेमचंद भारत को जोड़ के नहीं रख सके। हिंदू मुस्लिम तो अलग हो ही गया, इंडिया पाकिस्तान तो बन ही गया। उन्होंने चाहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहे, हिंदी उर्दू की तरह, मगर ऐसा हो नहीं सका। वो अनसक्सेसफुल तो नहीं रहे अपने जीवन में, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे, मगर उनके विचारों को हम सुन तो लेते हैं मगर उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।